दिल्ली में आग से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली के अलीपुर अग्निकांड से जुड़ा ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है, जहां मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और नरेला इलाके में आग से 11 लोगों की मौत की खबर है। पेंट और केमिकल गोदाम में भीषण आग लगी थी। दमकल की 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए दमकल की 22 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं और बड़ी खबर यह है कि इस आग पर काबू पाया जा चुका है। जिस तरीके से पेंट और केमिकल गोदाम में ये भीषण आग लगी, उसकी तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, क्योंकि इलाके में अफरा तफरी थी। काले धुएं का गुबार और आग के ये गोले दूर दूर तक नजर आ रहे थे। इस बीच दमकल की 22 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और साथ ही पेंट और केमिकल गोदाम में आग लगी थी। भीषण आग पर एक और अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अलीपुर अग्निकांड में 4 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए, बुरी तरह से झुलसे 4 लोग राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती हैं, सभी घायल। अलीपुर अग्निकांड में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। अग्निकांड की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और दिल्ली के अलीपुर में कल शाम करीब 5 बजे ये आग लगी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि फैक्ट्री में वेल्डिंग करते वक्त अचानक आग फैल गई। देखते ही देखते पेंट फैक्ट्री को आग की भीषण लपटों ने घेर लिया। पेंट फैक्ट्री के 2 गोदामों में आग का दायरा तेजी से बढ़ता चला गया। फैक्ट्री में मौजूद पेंट और केमिकल के 2 गोदाम जलकर खाक हुए। 5 घंटे तक इस अग्नि तांडव का खेल चलता रहा। दमकल विभाग की 22 गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और पेंट फैक्ट्री खाक हो गई है। इस अग्निकांड में केमिकल गोदाम बर्बाद हो चुका है। अग्निकांड की वजह से जबरदस्त तबाही हुई है और 11 लोगों की मौत हुई है अभी तक की जानकारी के हिसाब से। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि पेंट की वजह से आग तेजी से फैली, जिसकी वजह से आग बुझाने में काफी मुश्किल हुई। देखिए, ब्लास्ट हुआ था, इस वजह से बिल्डिंग भी कोलैप्स हुई, टिन भी गिर गया, उसका काफ़ी ये भी हुआ। एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चल पाया हमें कि ये क्या हुआ है। आग पर करीब 4 घंटे में हमने काबू पा लिया था। 9 बजे तक हमारा वो हो गया था, पर अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है 11 लोगों की जो डेथ हो गई। ये लेबरर थे, ये अंदर ट्रैप हो गए, क्योंकि पेंट की जो आग होती है वो बहुत मुश्किल से बुझती है और बिकॉज ऑफ ब्लड जो ब्लास्ट हुआ उससे बिल्डिंग गिर गई और ये लोग ट्रैप्ड हो गए। अभी ये मैंने जैसे पहले भी कहा, एक आशंका जताई जा रही है कि शायद 1-2 लोग, क्योंकि अब लाइट भी आ गई, सनलाइट आ गई, तो अभी हम दोबारा से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन दोबारा से करेंगे। और शालिनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शालिनी, फिलहाल क्या स्थिति है? आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान बहुत जबरदस्त हुआ है। क्या वजह मानी जा रही है और जो लोग इस वक्त आग में झुलसे हैं उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं रवि, मैं इस वक्त अलीपुर गांव में हूं, यहीं पर जहां पर फैक्ट्री में आग लगी। और वो देखिएगा, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी कि फैक्ट्री जो है वो कैसे आग की शुरुआत हुई और कहां पर ये फैक्ट्री है। तो आप देखेंगे तस्वीरों में, ये फैक्ट्री है, पीछे हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। देखिएगा, ये फैक्ट्री है और यहाँ पर पेंट बनाते थे। इसमें केमिकल का इस्तेमाल होता था और जिस केमिकल का इस्तेमाल होता था, थिनर जिसे कहते हैं, उस केमिकल की वजह से ही आग इतनी तेजी से फैली। चूँकि ब्लास्ट जो देख रहे हैं आप, ड्रम, ये ड्रम जो है ना, ये ब्लास्ट हो गए, इनमें केमिकल भरा हुआ था। तो ये देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पर। ये जो थिनर जो था वो जब फैला तो वो नालियों तक में बहता हुआ आगे को बढ़ा और उसमें उसकी वजह से आग लगातार बढ़ती चली गई। तो हम ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नालियाँ हैं, इसमें जो आग यहाँ तक आग फैल गई थी, क्योंकि थिनर जो था, केमिकल बहता हुआ जहाँ जहाँ भी गया वहाँ तक आग फैलती हुई चली गई। वो तो ये कहिए कि अगर ये सब ऊपर की तरफ निर्माण न हुआ होता तो फिर आग बहुत ज़्यादा फैल सकती थी। और सबसे ज़्यादा इसमें बताऊं कि ये रिहायशी इलाका है। मुश्किल यहाँ पर है कि रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी ये फैक्ट्री है वो थी। जो लोग यहाँ रहते हैं इस एरिया में, उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी तमाम मुश्किलें आई हैं। देखिएगा, सब कुछ जलकर खाक हो चुका। ये चाहे गाड़ी, पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो गाड़ी खड़ी है सामने, इसका हाल देखिए क्या हो चुका है। गाड़ी ऐसे जली है कि जैसे प्लास्टिक को आप जलाइए और जलती है, इस तरह से गाड़ी पूरी जल चुकी है।
और ये बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। ऐसे ही तमाम लोगों के ऐसे लगभग लोग बता रहे कि 20 गाड़ियां जल गई हैं, घरों में बहुत नुकसान हुआ है और 11 लोगों की सोचिए मौत हो गई। कितनी भीषण आग थी। आग भीषण होने की वजह सिर्फ ये थी क्योंकि थिनर जो था केमिकल था जो कि फैलता हुआ जहाँ जहाँ तक भी गया वहाँ तक आग बढ़ती चली गई। और हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी जो है उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? विजय। कैसे आग फैली और कितने बजे शुरू हुई? ये कल शाम को 4:45 बजे ब्लास्ट हुआ है और ये एनडीपीएल की वायर तक कहाँ तक नीचे तक ये देखिए इधर ये एनडीपीएल की वायर है जो ऊपर तक थी यही हुई थी। ये इतनी थी कम से कम 200 फुट तक ऊपर तक आग गई थी। 200 फुट तक आग गई। ये देखो ऊपर देखो ये सारे है ना। शालिनी, हालात पर नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल राहत की बात यह है कि अब बेकाबू हुई आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां आपको बता दें किसानों और सरकार के बीच बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। 5 घंटे की बैठक बेनतीजा रही है। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण यह है कि रविवार को फिर से चौथे दौर की बातचीत को लेकर भी खबर है, क्योंकि किसान फिलहाल एमएसपी समेत 3 मांगों पर अड़े हुए हैं और रविवार तक ही शंभू बॉर्डर से किसान आगे नहीं बढ़ेंगे। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन पर सरकार की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी को देखते हुए देर रात तक किसानों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच 5 घंटे तक मैराथन मीटिंग हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच एमएसपी पर कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग और कर्ज माफी समेत विभिन्न मांगों को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन बात नहीं बनी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने देर रात तक किसानों की बात सुनी और सरकार का पक्ष रखा। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। किसान यूनियन के साथ बैठक खत्म होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हर विषय पर बातचीत हुई है। केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई है। बहुत लंबी चौड़ी गलबात किसान संगठना ते केंद्र सरकार च हुई है। तीसरी मीटिंग है, हर विषय ते यानी कि हर टॉपिक पे बहुत डिटेल च गल हुई है। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ उनकी बैठक काफी पॉजिटिव रही है। अपने तरीके से उसको इतवार तक तो वो डिले करेंगे और बिल्कुल देखेंगे। इतवार को अगर नहीं करते तो फिर हमारा मिशन तो आगे जाने का ही है और आर पार की लड़ाई, और जाएंगे वहाँ दिल्ली तक जाएंगे। हमारे को पूरा विश्वास है ना कोई रास्ता जो है निकाल देगा। किसान नेताओं को भरोसा है कि अगली बैठक में हल जरूर निकलेगा। और तीसरे दौर की बातचीत के बाद किसान नेताओं का कहना है कि सरकार से उनकी बातचीत काफी सकारात्मक रही और उन्हें आगे समाधान निकलने की उम्मीद है। जो जैसे हमारे सीनियर लीडर्स ने आपको बताया है, डलेवाल साहब ने बताया, पंधेर जी ने बताया कि हम अभी वेट करेंगे। हमारे सभी संगठन इस बात पे सहमत हैं। तो आप उम्मीद करते हैं रविवार को पॉजिटिव नतीजे निकलेंगे? देखो, बात से ही बात निकलती है, तो हम तो चाहेंगे कि हमारा बातचीत से ही हल हो जाए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते, हमारे भी तो खेतों में सारा काम हमारा वेस्ट होता है, हम टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होती है। हम नहीं चाहते कि बार बार आंदोलन में आया जाए। आंदोलन में हमारा जो भी है लॉस हमारा भी होता है और सरकार का भी होता है, वो भी टैक्स से हमारे से ही बना हुआ है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि जो हमारी डिमांड्स हैं उसको जितना जल्दी हो सकता है उसको पूरा किया जाए। देखो जी, हमने पूरा जोर इस बात पे हमने पूरा जोर लगाया है अंदर, और इस बात के उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें आप जो है इतवार तक का टाइम जो आप दे दोगे तो बहुत बढ़िया है। केंद्रीय पूर्व मंत्रियों से साथ बात करके और हम कोई ना कोई इसका हल निकाल लेंगे। संयुक्त किसान और किसान मजदूर मोर्चा ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों ने आम लोगों को परेशानी न होने की भी बात कही है। आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार पर अपनी गारंटी को लेकर दबाव बनाने के लिए आज भारत बंद बुलाया है। किसान देश भर के प्रमुख मार्गों पर चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे। पंजाब के सड़क मार्गों को 4 घंटों के लिए बंद करने की भी योजना है। भारत बंद की वजह से फल, सब्जी और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई भी प्रभावित होगी। किसानों से अपील की गई है कि वो आज अपने खेतों में काम नहीं करें। बंद को लेकर ग्रामीण भारत पर किसान का ज्यादा जोर है। किसान एमएसपी की गारंटी के साथ स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश और कर्ज माफी के साथ कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
और लोकसभा चुनाव से पहले आज हरियाणा को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, बड़ी सौगात मिलनी है। आज रेवाड़ी दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा को 9,750 करोड़ रुपए की सौगात देंगे मोदी। रेवाड़ी एम्स की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी रखेंगे गुरुग्राम मेट्रो के विस्तार की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2024 में जुटे हैं। पीएम आज हरियाणा को अरबों की सौगात देंगे। मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी का दौरा करेंगे। अपने दौरे में शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेलवे और पर्यटक क्षेत्रों से संबंधित 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखेंगे और रेलवे की कुछ परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। पीएम मोदी लगभग 1,650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एम्स रेवाड़ी को रेवाड़ी के गांव माजरा मस्तिल भारखी में 203 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इसमें 720 बिस्तरों के साथ अस्पताल परिसर, 100 सीट के साथ मेडिकल कॉलेज, 60 सीट के साथ नर्सिंग होम, 30 बिस्तरों के साथ आयुष ब्लॉक, संकाय और कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास, स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए छात्रावास, रात्रि विश्राम गृह, गेस्ट हाउस, सभागार आदि सुविधाएं होंगी। प्रधानमंत्री अपने दौरे में गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना को लगभग 5,450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। करीब 28.5 किलोमीटर की लंबाई वाली ये परियोजना मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार फेज 5 से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में नवनिर्मित अनुभव केंद्र ज्योतिसर का उद्घाटन करेंगे। ये अनुभवात्मक संग्रहालय लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। संग्रहालय 17 एकड़ में फैला है, जिसमें 1 लाख वर्ग फुट से अधिक इंडोर स्थल शामिल है। पीएम मोदी इसके अलावा कुछ अन्य रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान में भी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और इसी क्रम में प्रधानमंत्री राजस्थान में 8 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकसित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, उद्योग, ट्रांसमिशन, पेयजल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। प्रधानमंत्री राजस्थान में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। लगभग 2300 करोड़ रुपए से अधिक राजस्थान की 8 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को भी प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उसकी आधारशिला रखेंगे। राजस्थान में रेलवे के बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने के लिए कई रेल परियोजनाओं के काम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि विकसित भारत विकसित राजस्थान योजना के तहत इन परियोजनाओं के शुरू होने से क्षेत्र में तेज और बेहतर संपर्क व्यवस्था कायम होगी। और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए नागपुर में की गई दरगाह में एक दुआ। जी हां, देखिए यह है नागपुर के बाबा ताजुद्दीन की दरगाह। वैसे तो ये दरगाह सर्वधर्म समाभाव की मिसाल है, लेकिन आज विशेष कारण से इस दरगाह की चर्चा हो रही है। दरगाह में पीएम मोदी की सेहत और सलामती की दुआ मांगी जा रही है। भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन के सदस्यों की तरफ से दरगाह पर चादर चढ़ाई गई है और दुआ मांगी गई। इस दौरान कई धार्मिक नेता और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रचारक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेहत, देश भारत की प्रोग्रेस और पीएम साहब की 2024 में वापसी के लिए कामना करें। और अब खबर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी। आपको बता दें आज यूपी में एंट्री करेगी न्याय यात्रा। यूपी में 6 दिनों में 13 जिले कवर करेगी न्याय यात्रा। यूपी में 15 जनसभाएं राहुल गांधी करेंगे। न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी भी रहेंगी शामिल। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज यूपी में दाखिल होगी। आज बिहार के रास्ते यूपी के चंदौली जिले में राहुल गांधी की यात्रा दोपहर 3 बजे एंट्री करेगी। यूपी में न्याय यात्रा 6 दिन रहेगी। यूपी में राहुल गांधी की यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। चंदौली के बाद कल न्याय यात्रा वाराणसी जाएगी। राहुल गांधी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। राहुल गांधी इसके अलावा प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली और राजधानी लखनऊ समेत 13 जिलों को कवर करेंगे। कल बिहार के धनीचा में राहुल गांधी की यात्रा में तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। इसके पहले कांग्रेस की औरंगाबाद रैली में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हो पाए थे।
आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि राज्यसभा के नामांकन दाखिल करने के चलते तेजस्वी यादव औरंगाबाद रैली में शामिल नहीं हुए। कल औरंगाबाद में हुई रैली में राहुल गांधी ने दोहराया कि कांग्रेस किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी। कानूनी गारंटी वाली एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर किसान को देने जा रही है। ऐतिहासिक काम है। औरंगाबाद रैली में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कुछ अरबपति चीन से माल खरीदकर देश में बेच रहे हैं, इससे चीन को फायदा मिल रहा है। चाइना का माल हिंदुस्तान के 10-15 अरबपति यहां बेचते हैं। चाइना के युवाओं को फायदा होता है, चाइना की कंपनियों को फायदा होता है और हमारे यहां 10-15 अरबपतियों को फायदा होता है। और विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक और झटका लगा है। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता बिखरती जा रही है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अब अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभी 6 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ेगी। और हालांकि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान की थोड़ी देर बाद ही उमर अब्दुल्ला ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला की बातों को दूसरे संदर्भ में लिया गया है। शरद पवार गुट को महाराष्ट्र के स्पीकर ने बड़ा झटका दिया है। स्पीकर ने कहा कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। ये रिपोर्ट देखिए। एनसीपी विधायकों की अयोग्यता के मामले में शरद पवार गुट को करारा झटका लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजीत गुट के सभी विधायकों की अयोग्यता की चुनौती को खारिज कर दिया है। नार्वेकर ने शरद पवार गुट की तरफ से दायर की गई याचिका को रद्द करते हुए कहा कि संख्या के हिसाब से अजीत पवार की अगुवाई वाला गुट ही असली एनसीपी है। संख्या बल के हिसाब से नार्वेकर ने फैसला सुनाया। नार्वेकर ने कहा कि अजीत गुट के सभी विधायक योग्य हैं, कोई भी विधायक अयोग्य नहीं है। जो निर्णय मैंने दिया है वो 10th शेड्यूल में दिए हुए प्राविधानों के आधार पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी, जो डायरेक्टिव्स दिए थे, उस आधार पर दिया गया निर्णय है। शरद गुट ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। को बड़ा किया, फल फ्रूट आए, फैला, उसके पौधे और जगह भी गए। अब उस पेड़ की मूलियों को छाट करके वो एक आदमी उठा के लेके जा रहा है 24 घंटे में। ये कभी होता है क्या? अपने नेचुरल सोसाइटी में वैसा नहीं होता है सब। अब सवाल ये है कि विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को शरद पवार गुट अदालत में चुनौती देगा। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है 17 और 18 फरवरी को, जिसमें आगे के चुनाव पर मंथन किया जाएगा। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले 17 फरवरी से शुरू होने जा रहे बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के चुनाव प्रचार की रूपरेखा और रणनीति तय होगी। अधिवेशन का आदर्शी संबोधन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि पीएम मोदी 18 फरवरी को समापन भाषण देंगे। इस बार अपना लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने 370 का सेट किया है और लोकसभा में एनडीए 400 के पार। तो उस महान आह्वान को फलीभूत करने के लिए 17-18 को ये अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में दिल्ली में होगा। इसमें कुल 11,500 डेलीगेट्स भाग लेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं पार्टी के लिए 370 सीट जीतने और एनडीए गठबंधन के लिए 400 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य तय कर दिया है। उसे लक्ष्य को फलीभूत करने के लिए दिल्ली में 11,500 बीजेपी के प्रमुख नेता बैठक में बुलाए गए हैं। इस अधिवेशन के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी और केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों के अलावा बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, सभी सांसद और विधायक, सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका के अध्यक्ष और सभी जिलाधिकारी, महामंत्री और मंडल अध्यक्ष भी शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है।
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था। इस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हाईकोर्ट की रोक हटाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्ती रुक गई। और संदेशखाली हिंसा पर सियासत तेज है। इस मामले में लोकसभा की विशेषाधिकार कमेटी ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत आला अधिकारियों से 19 फरवरी को तलब किया है। करीब एक हफ्ते से संदेशखाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सुलग रहा है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके गुर्गों के खिलाफ महिलाओं पर जुर्म का आरोप है। बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर हो गई। अब ये मुद्दा सड़क से लेकर विधानसभा होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। संदेशखाली मुद्दे पर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी जांच के लिए 6 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई। ये कमेटी आज संदेशखाली का दौरा करेगी। संदेशखाली पर बीजेपी के बनाए गए कमेटी पर टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि नड्डा जी को यूपी, एमपी, त्रिपुरा, मणिपुर और बिहार में प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए। टीएमसी ने सवाल पूछा है कि क्या बीजेपी का कोई प्रतिनिधि मंडल मणिपुर गया है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार की शिकायत पर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, संबंधित जिले के डीएम, एसपी और थाना अध्यक्ष को 19 फरवरी को तलब किया है। मजूमदार ने लाठीचार्ज, प्रोटोकॉल उल्लंघन और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। संदेशखाली का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक याचिका दाखिल कर कोर्ट की निगरानी में हिंसा की जांच एसआईटी या सीबीआई से कराने की मांग की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मणिपुर के तर्ज पर एसआईटी बनाकर जांच कराने की मांग की गई है। संदेशखाली हिंसा मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराने की मांग की गई है। हिंसा पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की गई है। इसके साथ दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल को लेकर खबर है। बता दें, 2 पक्षों के बीच झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव भी हुआ। इस तनाव के बाद इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें दरभंगा में हुई बवाल की। मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में टकराव हुआ, जमकर पत्थरबाजी हुई, कुछ घरों से शेड तोड़े गए, कई गाड़ियां भी तहस नहस हुई, कुछ लोगों को ईंट पत्थरों से चोट भी आई है। पूरे इलाके में तनाव फैल गया है, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और कड़ी सुरक्षा के बीच मूर्ति विसर्जन कराया गया। दरभंगा के इस इलाके में फिलहाल हालात काबू में है। डीएम राजीव रोशन ने कहा कि 2 मूर्तियों के विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की बात सामने आई है। कुछ घरों को भी निशाना बनाया गया। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पत्थर चलने की बात सामने आई है और कुछ घरों में भी जो उसके शेड वगैरह हैं बाहर से उसको गिरा दिया गया है। ये भी चीज़ देखने में आ रहा है। तो जो लोग उपद्रव किए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन पे विधि सम्मत है वो कानूनी कार्रवाई की। पुलिस इस मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी और वीडियो के जरिए दंगाइयों की तहकीकात की जा रही है। पुलिस को इस मामले में कुछ सुराग भी मिले हैं। स्थिति शांतिपूर्ण है। अभी हम लोग यहाँ नजर बना के रखे, हम लोग यही स्पॉट पे हैं और पुलिस बल तैनात है। और पाकिस्तान में जारी सियासी घमासान से जुड़ी एक बड़ी खबर है। फजलुर रहमान से हाथ मिला सकते हैं इमरान खान। फजलुर रहमान से पीटीआई नेताओं की हुई मीटिंग, संभावित गठबंधन पर फजलुर रहमान से हुई बात। इमरान खान ने उमर अयूब खान को पीएम पद के लिए किया नामित। उमर अयूब खान को पीएम बनाने के लिए जोड़ तोड़ जारी। इन तस्वीरों से साफ है कि पाकिस्तान की सियासत में अभी खेला बाकी है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं की कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान से सियासी संभावनाओं पर बड़ी बैठक हुई। पीटीआई नेता और पूर्व स्पीकर असद कैसर पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान से मिलने पहुंचे। उनके साथ पीटीआई के और भी कई बड़े नेता थे। दोनों दलों के नेताओं के बीच काफी देर तक बैठक हुई। ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि इमरान खान की पार्टी पीटीआई और जमीयत उलेमाए इस्लाम एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद दोनों पार्टियों के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। दोनों के नेताओं ने संभावित गठबंधन पर विस्तार से बात की। हाल ही में फजलुर रहमान ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया था। सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था।
ऐसे में इस बैठक से पाकिस्तान की सियासत में नए सियासी समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। इससे पहले PMLN के अध्यक्ष नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर नामित किया था, तो शहबाज शरीफ को बतौर प्रधानमंत्री बिलावल भुट्टो ने भी समर्थन किया है। किसान संगठनों और सरकार के बीच करीब 5 घंटे तक चली बैठक, कोई नतीजा नहीं निकला। रविवार को होने वाली बैठक से पहले शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ेंगे किसान। हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री की तरफ से भी सीज फायर का पर सहमत। किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बनने के मिले संकेत, अच्छे माहौल में हुई बात। बैठक के बाद बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा अगले दौर की बैठक में समाधान निकालने की उम्मीद। सरकार के साथ बातचीत के बाद बोले किसान नेता, कहा विरोध शांतिपूर्वक जारी रहेगा, मांगों पर केंद्र सरकार कोई रास्ता निकालेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद बुलाया। बंद के समर्थन में पंजाब में सभी निजी बसें रहेंगी बंद। सिख गुरुद्वारा कमेटी ने किसान मोर्चा के समर्थन का किया ऐलान। SGPC के दफ्तर और शिक्षण संस्थान आज रहेंगे बंद। MSP को कानूनी गारंटी समेत कई मुद्दों को लेकर किसान करेंगे चक्का जाम। हरियाणा और पश्चिम यूपी में 3 घंटे टोल फ्री करवाएगा भारतीय किसान यूनियन। भारत बंद में पंजाब के किसानों के साथ देश की सभी किसान यूनियन जुड़ेंगी। पंजाब से लेकर हरियाणा तक, दिल्ली से लेकर यूपी तक हाई अलर्ट जारी। भारत बंद के समर्थन में पंजाब में आज बंद रहेगी निजी बसें। छात्रों को 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह। भारत बंद के दौरान ग्रामीण इलाकों में निजी दफ्तर और दुकानें बंद रही। हरियाणा पुलिस ने अंबाला के शंभू बॉर्डर में उपद्रव करने वाले लोगों की तस्वीरें और वीडियो जारी किया। पुलिस पर पथराव करते दिख रहे हैं कुछ लोग। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा पुलिस की नई एडवाइजरी जारी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट न करने की अपील की। आंदोलन के चलते हरियाणा में कई रूट बदले गए। कुंडली बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर जाने से बचे लोग। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद के लिए KMP से जाने की सलाह। किसानों के भारत बंद को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट पर, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली सीमा लगने वाले सभी बॉर्डर पर चेकिंग होगी। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में बड़ी सख्ती। 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी जारी। कल तक बंद रहेंगी सेवाएं। आंदोलन के चलते पंजाब में 4 ट्रेनें रद्द, 24 प्रभावित, 12 ट्रेनों के रूट बदले। किसान नेता इंदर का दावा, हरियाणा पुलिस के ड्रोन का मुकाबला ड्रोन से करेगी। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने PM से की अपील। चौथे दौर की बातचीत में किसानों के मुद्दों के समाधान के। बिहार के औरंगाबाद में किसान आंदोलन पर बोले राहुल गांधी, प्रदर्शनकारी किसान देश के लिए लड़ रहे हैं जैसे सीमा पर सैनिक। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का लेबनान में भीषण हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। उत्तरी इसराइल पर भीषण रॉकेट हमला। लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट भी दागे। गाजा में इसराइल का हवाई हमला। इमारत में छिपे हमास लड़ाकों को टारगेट किया गया। इराक से गोलन हाइट्स पर भीषण हमला। इसराइल के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इराक के विद्रोही गुट ने हमले की जिम्मेदारी ली। खान यूनिस में भीषण युद्ध जारी है। IDF और हमास के बीच आमने सामने की जंग। IDF ने हमास के कई लड़ाके मारे जाने का दावा किया। तेल अवीव में बंधकों के रिश्तेदारों का प्रदर्शन। संघर्ष विराम, बंधकों की जल्द रिहाई की मांग। IDF के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। राफा में इसराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड ने चिंता जाहिर की है। इसराइल से ऑपरेशन रोकने की अपील। राफा में मिलिट्री ऑपरेशंस और विध्वंसक करने पर नेतन्याहू अड़े हुए हैं। राफा में हवाई हमले के बाद ग्राउंड ऑपरेशंस के आदेश। इसराइल के हमलों के बाद राफा छोड़ने को मजबूर लोग। इसराइल ने लोगों से राफा को खाली करने के आदेश दिए। मध्य गाजा की नुसीरत कैंप में इसराइल ने भीषण बमबारी की है। हमले में 10 लोगों की मौत, कई घायल। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे की वजह से 11 लोग झुलसकर जान गंवा चुके हैं। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी को राजा हरीशचंद्र हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। दूसरे राज्य में सुनवाई कराने की मांग। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में संदेश खाली मामले की जांच कराने की मांग की है। मणिपुर की तर्ज पर SIT बनाने की भी मांग। NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा 19 फरवरी को संदेश खाली जाएंगी। बंगाल के मुख्य सचिव और DGP के साथ बैठक होगी। संदेश खाली पर CM ममता बनर्जी ने कहा, संदेश खाली में बीजेपी कर रही है साजिश। RSS का बंकर है संदेश खाली। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, PFI को संरक्षण दे रही है ममता बनर्जी। बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांत मजुमदार की हालत में सुधार। डॉक्टर्स ने ICU से सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया।
सुकांत मजुमदार पर लाठीचार्ज मामले में बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी तलब किए गए। 19 फरवरी को लोकसभा प्रिविलेज कमेटी के सामने होंगे पेश। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। गाजा में इजरायल की सेना के हमले में यूएन का शरणार्थी बेस तबाह। मिस्र के कायरा में युद्ध विराम को लेकर चल रही बैठक विफल, इजरायल ने अपने अधिकारियों को वापस बुलाया। फिलिस्तीनियों को लेकर अमेरिका का बड़ा ऐलान, अमेरिका ने फिलिस्तीनी नागरिकों को दी सुरक्षा की गारंटी। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने युद्ध अभ्यास करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प ने वॉरशिप में लंबी दूरी की मिसाइलों को छोड़ा। ईरान के बोरुजेन शहर में नेचुरल गैस पाइपलाइन में विस्फोट के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। ईरान ने एंटी शिप नासर मिसाइल के अपग्रेड मॉडल का अनोखे तरीके से परीक्षण किया, चलते हुए ट्रक से दागी मिसाइल। यमन के पोर्ट सिटी होदेइदा पर अमेरिका और ब्रिटेन ने किए मिसाइल अटैक। अमेरिका ने रेड सी में हूती विद्रोहियों पर बड़ा हमला किया। हमले में हूती के एंटी शिप क्रूज मिसाइल तबाह। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और ब्रिटेन के यमन हमले का बदला लेने का दावा किया। इजरायल के कई शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, बंधकों की रिहाई के लिए तुरंत बात करने की मांग। आज पीएम मोदी हरियाणा के रेवाड़ी में करेंगे दौरा, करीब 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आज जेम्स रेवाड़ी की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी, गुरुग्राम मेट्रो का भी करेंगे शिलान्यास, जनसभा को करेंगे संबोधित। आज पीएम मोदी विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के कई सड़क, रेलवे के कई अहम प्रोजेक्ट का उद्घाटन और लाभार्थियों के लिए संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 19 फरवरी को सुबह 10:30 बजे यूपी के संभल पहुंचेंगे, कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे। बिहार में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का दूसरा दिन, यात्रा में शामिल होंगे तेजस्वी यादव। आज बिहार से यूपी में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की यात्रा में पहली बार शामिल होंगी प्रियंका गांधी। चुनावी चंदे की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। एससी ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। 13 मार्च तक चुनाव आयोग को वेबसाइट पर डालनी होगी रिपोर्ट। चुनावी बॉन्ड के फैसले पर केंद्र सरकार दायर करेगी पुनर्विचार याचिका। कानून और वित्त मंत्रालय की बातचीत, योजना के लाभ पर जोर देने की अपील। चुनावी चंदे के बहाने राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज, कहा सरकार चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार। वेस्ट बैंक से इजरायल की सेना ने 20 फिलिस्तीनियों को किया गिरफ्तार। तुल्कानुम, बैथलेहम और हेब्रोन, नेबुलस और जेनिन में भी गिरफ्तारियां हुई। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का बड़ा दावा, कहा नासिर अस्पताल के अंदर घुसी इजरायली सेना। खान यूनिस के बाहरी इलाके में भी एक्टिव है हमास के लड़ाके। अल कसाम ब्रिगेड ने इजरायली सेना के काफिले पर हमले को अंजाम दिया। इजरायली सेना पर हमला करने वाला हमास लड़ाका भी मारा गया। जिस मकान से किया था आरपीजी अटैक, आईडीएफ ने उसी को तबाह किया। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने रॉकेट से भीषण हमले को अंजाम दिया। हमले में 11 लोगों की मौत हुई। हिजबुल्लाह ने किरियात शिमोना के पास सीमा पार करके इजरायल पर हमला करने की योजना बनाई। नॉर्दर्न इजरायल पर लेबनान से रॉकेट की बौछार। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाकों को किया टारगेट। इजरायल के साफिद शहर में हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया। हमले में एक महिला की मौत, 7 घायल। सीरिया के अल मयादीन इलाके में ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर भी भीषण हमला। कताइब हिजबुल्लाह की इमारत को भारी नुकसान। मिडिल ईस्ट में बड़ी अमेरिका की मुश्किलें। ईरानी मिलिशिया पर हमले का नहीं मिल रहा सपोर्ट। अमेरिकी फोर्स को हमले के लिए नहीं मिल रही है जमीन। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा सत्ता के गलियारे अब भ्रष्ट तत्वों से मुक्त हैं। भ्रष्टाचार और उसका संरक्षण प्रतिभा के लिए घातक। बीजेपी के कल से शुरू हो रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में राम मंदिर पर प्रस्ताव आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक अधिवेशन में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रस्ताव। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, 2 बार के राज्यसभा सांसद तीसरी बार रिपीट नहीं होंगे। महाराष्ट्र में शरद गुट को बड़ा झटका। विधानसभा के स्पीकर ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना। महागठबंधन से अलग होने के बाद पहली बार लालू और नीतीश का आमना सामना हुआ। नीतीश कुमार ने लालू यादव का अभिवादन किया। तेजस्वी ने स्पीकर नंद किशोर यादव के पांव छुए। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को झटका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कहा चुनाव से पहले किसी से गठबंधन नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायकों की बैठक में 5 विधायक शामिल नहीं हुए। बालासाहब थोराट ने कहा बैठक में शामिल नहीं होने की अनुमति मांगी थी। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए संजय सेठ ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए संजय सेठ बीजेपी के 8वें उम्मीदवार हैं। अखिलेश यादव के बयान पर पल्लवी पटेल का पलटवार, कहा मैं पटेल हूं, धोखा, छल, छलावा हमारे खून में नहीं।
बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन में बवाल हुआ। पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर। अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखने की योजना बना रहा है रूस, अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा। नॉर्थ कोरिया ने किम जोंग उन की मौजूदगी में सरफेस 2C मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर किए भीषण हमले में महिला समेत 4 लोगों की मौत। रूस के हमले में कई मकान तबाह, यूक्रेन का दावा 13 ड्रोन को मार गिराया। रूस ने डोनेस्क में यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में भीषण हमला किया। हमले में 325 सैनिकों के मारे जाने का। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क रीजन में ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक किया। क्रीमिया के पास ब्लैक सी में रूस ने लैंडिंग शिप सीजर कोनिकोव पर हमला किया। अवदीका में तीसरी असॉल्ट ब्रिगेड तैनात करेगा यूक्रेन। रूसी कब्जे वाले इलाकों में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए लिया फैसला। रूस के बेलगोरोड शहर में हुए हवाई हमले में 4 लोगों की मौत, कई घायल। रूस के ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर विक्टर सोकोलोव को हटाया गया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन फिर तेज, मनोज जरांगे के समर्थन में बीड में उग्र प्रदर्शन, पुलिस अलर्ट। अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने पत्नी के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत, मानसिक प्रताड़ना का आरोप। बिग बॉस विजेता एल्विश यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, एफएसएल जांच में कोबरा प्रजाति के सांपों का मिला जहर। नोएडा पुलिस ने सपेरे से बरामद जहर के सैंपल को जांच के लिए भेजा था जयपुर। रेप पार्टी के दौरान बरामद किए गए थे सांप और जहर। ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 28 फरवरी तक दिया वक्त। हिंदू पक्ष ने 2 तहखाने के एएसआई सर्वे कराने की मांग की। लखनऊ के आनंद आश्रम का दावा 28 फरवरी तक समाधि से बाहर आएंगे साध्वी आशुतोष शांबरी। दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास बड़ा हादसा, मेट्रो स्टेशन से लोहे का पाइप स्कूटर सवार के ऊपर गिरा। यूपी हरदोई में जमीनी विवाद में दबंगों ने एक शख्स के साथ की मारपीट, दबंगों ने चला ईंट पत्थर। नशा तस्कर के खिलाफ राजस्थान पुलिस की कार्रवाई, प्रतापगढ़ में तस्कर की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त।